अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू द बेस एकेडमी। मैं हूं आपका फ़िज़िक्स इंस्ट्रक्टर अदील अख्तर। और जिस तरह आप जानते हैं कि हमने चैप्टर नंबर 17 स्टार्ट किया हुआ है। हमने उसकी सॉलिड्स की इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ भी पढ़ ली हैं और उससे पहले हमने उसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ भी पढ़ ली हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम सॉलिड की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी से स्टार्ट करेंगे। बच्चों, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं सॉलिड्स की? जब आप किसी सॉलिड को या किसी मटेरियल को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वो किस तरह से बिहेव करता है, या अगर कोई हमारे पास मैग्नेट है, परमानेंट मैग्नेट है या कोई दूसरा मैग्नेट है, तो उसमें जो मैग्नेटिज्म है उसका ओरिजिन क्या है। ठीक है, मैग्नेटिज्म की बुनियाद पर हम मटेरियल्स को कितनी कैटेगरीज में या कितने हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, कितनी टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ में आती हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कि मैग्नेटिज्म का ओरिजिन क्या है, और उसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम इंशाल्लाह टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल्स पढ़ेंगे। तो बच्चों, अगर मैग्नेटिज्म की हिस्ट्री देखें तो इसकी हिस्ट्री तो बहुत ही पुरानी है, लेकिन हम ज़्यादा बैक नहीं जाते, हम स्टार्ट कर लेते हैं एम्पेयर से। जैसा कि आप सबको पता है कि एम्पेयर्स ने मैग्नेटिक फील्ड्स कैलकुलेट किए डिफरेंट तरह के। अगर हमारे पास करंट कन्फिग्रेशंस हों तो उन डिफरेंट तरह की जो करंट कन्फिग्रेशंस होती हैं उनसे जो डिफरेंट तरह के मैग्नेटिक फील्ड्स जनरेट होते हैं उनको किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है, ये हमने एम्पेयर्स लॉ में पढ़ा। एम्पेयर का ख्याल ये था, जब एम्पेयर ने जब कंपेयर किया दो चीज़ों को, एक था हमारे पास करंट कैरिंग सोलेनॉइड और एक था परमानेंट मैग्नेट, या जिसको हम एक बार मैग्नेट भी बोलते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि करंट्स जब होते हैं तो उनके इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड्स भी होते हैं, जिसको हम एम्पेयर्स लॉ से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एम्पेयर ने जब देखा कि अगर आप एक करंट कैरिंग सोलेनॉइड को देखें, उसके मैग्नेटिक फील्ड को देखें, तो उसका मैग्नेटिक फील्ड बिल्कुल ऐसा मैग्नेटिक फील्ड होता है जैसा एक लॉन्ग बार मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो यहां से उसके जहन में ये आइडिया आया कि इन दोनों में कोई ना कोई रिजेंबलेंस जरूर है। तो एम्पेयर का ख्याल ये था कि ये जो परमानेंट मैग्नेट है या बार मैग्नेट है, इसके अंदर भी ये जो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका ओरिजिन या उसका रीजन भी करंट्स हैं। ठीक है, यहां पर तो बड़ा क्लियर हमें नजर आ रहा है कि सोलेनॉइड में से करंट फ्लो कर रहा है और उस करंट की वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड है। अब ये मैग्नेटिक फील्ड लॉन्ग बार के मैग्नेटिक फील्ड से, या लॉन्ग हमारे पास जो बार मैग्नेट है उसके मैग्नेटिक फील्ड से बिल्कुल मिलता जुलता है। तो एम्पेयर का जहन में ये बात यहां से आई कि हो ना हो ये जो बार मैग्नेट है ना, इसके मैग्नेटिक फील्ड का ओरिजिन या रीजन भी करंट्स ही हैं। अब चूंकि उस जमाने में हम एटम के स्ट्रक्चर के बारे में ज़्यादा जानते नहीं थे, इसलिए इस आइडिया को ज़्यादा फेवर नहीं मिली और इसको एक्सेप्ट नहीं किया गया। लेकिन बाद में हमने देखा कि एक्चुअली ये आइडिया बिल्कुल सही था, और किसी भी एटम का या किसी भी मटेरियल का जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका ओरिजिन एटम के स्ट्रक्चर में ही पोशीदा है। वो करंट्स ही हैं जो एम्पेयर का आइडिया था। अब वो करंट्स किस तरह से हैं, तो हम देखते हैं कि हमारे जो मैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं उनमें मैग्नेटिक फील्ड की ओरिजिन क्या है, मैग्नेटिक फील्ड का कॉज क्या है, या एक एटम का जो मैग्नेटिज्म होता है, एक एटम का जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसका ओरिजिन क्या है या उसका कॉज क्या है। उसके लिए हम क्या करते हैं जी, हम यहाँ पर एक क्लासिकल मॉडल बना लेते हैं एटम का, जिसमें सेंटर में हमारे पास न्यूक्लियस होता है, जिसमें प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स होते हैं और उन पर पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, और क्लासिकली हम ये समझ लेते हैं कि ये जो ऑर्बिट है ये सर्कुलर ऑर्बिट है, और इसके अंदर लेट सपोज के इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक इलेक्ट्रॉन चले आप समझ लें। ठीक है, अब देखें ये इलेक्ट्रॉन एक चार्ज पार्टिकल है और ये मूव कर रहा है इस ऑर्बिट में। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे एक करंट लूप होती है, क्योंकि चार्जेस का फ्लो करना ही करंट होता है। यहां पर इलेक्ट्रॉन भी मूव कर रहा है। ठीक है, और ये मूव करते हुए एक लूप बना रहा है, तो आप इसे समझ सकते हैं एक करंट लूप। तो अगर ये एक करंट लूप है तो जाहिर बात है इसका कोई ना कोई मैग्नेटिक फील्ड भी होगा। लेकिन इलेक्ट्रॉन का मोशन कोई एक ही तरह का मोशन तो नहीं होता। इलेक्ट्रॉन सिर्फ ऑर्बिट ही नहीं कर रहा, बल्कि उसके साथ वो स्पिन भी कर रहा है, तो स्पिन की वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड होगा। इसका मतलब है कि एक एटम का जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके ओरिजिन में हमारे पास सबसे पहले क्या है, ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसे हम एक करंट लूप से मुशाबियत दे रहे हैं। ठीक है, जिसे हम कह रहे हैं कोई करंट लूप जैसा है। इसके अलावा जो दूसरा मोशन है इलेक्ट्रॉन का वो है स्पिन। ठीक है,
तो इसका मतलब है कि यहाँ पर दो तरह का मैग्नेटिक फील्ड हमें मिल रहा है, एक इलेक्ट्रॉन की ऑर्बिटल मोशन की वजह से और एक इलेक्ट्रॉन की स्पिन की वजह से। लेकिन अगर आप गौर करें तो हमारा जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर भी चार्ज पार्टिकल्स मौजूद हैं प्रोटॉन्स की शक्ल में, और न्यूक्लियस भी स्पिन कर रहा होता है जिसे हम न्यूक्लियर स्पिन कहते हैं। इसका मतलब है कि न्यूक्लियस की स्पिन की वजह से भी कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड है। तो तीसरा जो ओरिजिन है मैग्नेटिक फील्ड का वो है न्यूक्लियर स्पिन। लेकिन बच्चों, न्यूक्लियर स्पिन की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है वो बहुत ही वीक होता है एज कंपेयर टू ऑर्बिटल एंड स्पिन मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसे हम क्या करते हैं, इसे हम कर देते हैं जी निग्लेक्ट। ठीक है, तो इसका मतलब है हम ये कह सकते हैं कि एक एटम का जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका ओरिजिन इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिटल मोशन है और उसके साथ इलेक्ट्रॉन का स्पिन है। ठीक है, अब यहाँ पर तो हमने एक एग्जांपल लिया, एक सिंगल हमने इलेक्ट्रॉन लिया। हमारे पास ऐसे बहुत सारे एटम्स हैं जिन जो मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स हैं, यानी कि जिसमें एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इस सूरत में क्या होता है कि हर इलेक्ट्रॉन का एक इंडिविजुअल मैग्नेटिक फील्ड होता है जो उसकी स्पिन और ऑर्बिटल मोशन की वजह से होता है। अब ये सारे इंडिविजुअल मैग्नेटिक फील्ड जब आपस में ऐड अप होते हैं तो दो तरह की सिचुएशंस हमारे सामने आती है। या तो सारे मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से ऐड अप होते हैं कि वो एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं और नेट रिजल्ट क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो उस सूरत में एटम का कोई नेट मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता। और समटाइम कुछ मटेरियल्स में या कुछ एटम्स में ऐसा होता है कि ये जो सारे इंडिविजुअल मैग्नेटिक फील्ड्स हैं ये सारे ऐड अप हो जाते हैं और ऐड अप होके एक रिजल्टिंग या एक नेट मैग्नेटिक फील्ड हमें वहाँ से मिलता है। ठीक है, तो इस सूरत में हमारा जो एटम होगा, ठीक है, उसका अगर नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा, ठीक है, और वो नेट अगर मैग्नेटिक फील्ड होगा तो वो बिहेव करेगा एज अ डाइपोल, और उस डाइपोल का कोई ना कोई मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट भी होगा या मैग्नेटिक मोमेंट भी होगा। तो इस सूरत में हमारा जो एटम है वो बिल्कुल बिहेव करेगा जैसे एक मैग्नेटिक डाइपोल होता है, यानी कि इसके एक तरफ, एटम के एक तरफ हमारे पास नॉर्थ पोल होगा, ठीक है, और एक तरफ साउथ पोल होगा। ठीक है, तो ये एटम क्या बन गया, ये एटम एक मैग्नेटिक डाइपोल बन गया। ठीक है, नॉर्थ पोल साउथ पोल। ठीक है, और इस मैग्नेटिक डाइपोल का कोई ना कोई मैग्नेटिक मोमेंट भी होगा। तो हम एटम को उस मैग्नेटिक मोमेंट को इस तरह से एरो से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है जी, तो ये है जी ओरिजिन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन एन एटम। ठीक है, एक एटम के अंदर एक एटम का जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसका ओरिजिन एक्चुअली क्या है। तो इसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल्स। थैंक यू, अल्लाह।